तो पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि किस प्रकार एल्गी एक ग्रुप बनाती है और उसके लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक जरूरी होते हैं, और रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में देखा। एल्गी या किसी भी ग्रुप को आप तभी समझ सकते हैं जब आप उसका क्लासिफिकेशन समझते हो, क्योंकि क्लासिफिकेशन किसी भी पढ़ाई का वो जरूरी हिस्सा है जो उस पढ़ाई के द्वारा किसी ग्रुप को समझने के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आप क्लासिफिकेशन नहीं समझते हैं तो आप उस ग्रुप को ही नहीं समझ पाते हैं और न ही उस ग्रुप के बारे में कुछ बता सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन की ही बात अगर करी जाए तो मनुष्य का ही ये स्वभाव है कि वो किसी भी चीज को जब देखता है तो उसको कुछ असाइन करने का मन करता है उस चीज के लिए। यानी वो अगर कोई चीज देखता है तो सबसे पहले उसे पहचानता है, पहचानने की कोशिश करेगा, पहचानने के बाद उसको एक नाम देने की कोशिश करेगा और नाम देने के बाद उसे किसी ग्रुप में कैटेगराइज करने की कोशिश करेगा। यानी वो क्या कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन का काम कर रहा है, नॉमेनक्लेचर का काम कर रहा है, देन उसको एक कैटेगराइजेशन का काम कर रहा है जिसे हम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। तो अगर हम आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, ये तीन काम जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको अगर एक नाम देना चाहें तो वो नाम आता है सिस्टेमैटिक्स या टैक्सोनॉमी। तो क्लासिफिकेशन किसका पार्ट है? टैक्सोनॉमी का पार्ट है। क्लासिफिकेशन आप तभी कर सकते हैं जब आप किसी चीज को पहचान लेते हो और उसको कम्युनिकेशन या कम्युनिकेट करने के लिए उसका एक नामकरण करते हो। यानी फर्स्ट यू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, then you nomenclate that object, and then only you put that object in its own specific category. तो क्लासिफिकेशन यूं तो बहुत से लोगों ने एल्गी के बारे में देखा, लेकिन जब माइक्रोस्कोप का चलन शुरू हुआ तभी माइक्रोस्कोपिक एल्गी के बारे में ज्यादा पता चला। नहीं तो उसे सबसे पहले लीनियस ने जो अपना सेक्सुअल सिस्टम दिया था क्लासिफिकेशन का, उसमें 24वां ग्रुप था क्रिप्टोगैमिया। इसमें उन्होंने सबसे पहली बार एल्गी टर्म का यूज किया है। तो एल्गी लीनियस के बाद शुरू हुई कही जाना। फिर वाउचर थे, इन्होंने 1803 में एल्गी को थोड़ा सा और पहचानने की कोशिश करी। तो कुछ एल्गी का नाम उन्होंने दिया जो बड़ी थी, कन्फर्वस, अल्वा एंड ट्रीमेल्स। फिर लिंक आए। लिंक ने कहा कि हम इसे क्लासिफाई करेंगे, एल्गी को कोशिश करेंगे। तो उनका बेस क्या था? पिगमेंट। यानी सबसे पहले एल्गी को हरे रंग के अलावा भी, ग्रीन कलर तो मालूम ही था, हरे रंग के अलावा भी दूसरे कलर्स की एल्गी पहचानी गई और उन्हें उनके नाम पर येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, ब्राउन ये सब कहा गया, जो लिंक ने 1820 में कहा। फिर हार्वे आते हैं। हार्वे ने उन्होंने ये कहा कि ऐसा है कि हम इसे और भी एक टर्म जोड़ सकते हैं, तो उन्होंने हैबिटेट जोड़ दिया। किसमें जोड़ दिया? हैबिटेट को पिगमेंट में जोड़ दिया।
फिर आइकलर आ गए, और आइकलर ने क्या किया कि तब तक देखिए 1836 में आइकलर आ गए, तो आइकलर ने ये कोशिश करी कि हम कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स लें, लेकिन उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में जो ये देखा कि जड़ तना पत्ती नहीं है, तो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि थैलस है। तो उन्होंने थैलस के लिए एक ग्रुप बनाया, थैलोफाइटा, और थैलोफाइटा में इसे एल्गी को फंजाई के साथ रख दिया। यानी थैलोफाइटा कंप्राइजेस ए ग्रुप, अ डिवीजन विच इंक्लूड्स फंजाई एंड एल्गी। फिर पाश्चर आए और एंगलर एंड प्रेंटल तब तक अपना क्लासिफिकेशन दे चुके थे मेजर। हालांकि एंगलर प्रेंटल की खास बात थी कि उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके और एंजियोस्पर्म तक सबको क्लासिफाई किया था, तो उनका क्लासिफिकेशन आ चुका था, उनका क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक था। तो उसके आधार पर पाश्चर ने क्लासिफाई किया बहुत सारे उसमें, यानी कि क्लोरोफाइटा, साइनोफाइटा, रोडोफियो, बेसिलेरियो। मैं पूरा ऐसा नहीं लिख रहा हूं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, इट इज इंट्रोडक्टरी, थोड़ा सा हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए। पाश्चर ने भी 6-7 ग्रुप में एल्गी को डिवाइड कर दिया। तब तक माइक्रोस्कोप भी आ गया था और डिटेल रिसर्च भी शुरू हो गई थी। इसके बाद आते हैं फ्रिश। तो फ्रिश ने बहुत मॉन्यूमेंटल काम किया और उन्होंने स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी एक किताब लिखी, और इंडिया में भी उन्होंने काम किया। तो इसलिए जनरली फ्रिश को फादर ऑफ एल्गी बोला जाता है या फाइकोलॉजी, लेकिन उनके एक स्टूडेंट थे MOP पार्थसारथी आयंगार। ये चूंकि फ्रिश के स्टूडेंट थे और इन्होंने ही मैरीन एल्गी पर फ्रिश के साथ बहुत काम किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन एल्गी यानी इंडियन फाइकोलॉजी फादर किसे जाना जाता है? MOP आयंगार। इन्होंने एक ग्रीन एल्गी भी डिस्कवर की थी जिसका नाम फ्रिश के नाम पर फ्रिशचिएला रखा था, जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में उसको नाम बताया है। तो फ्रिश आए और फ्रिश ने बहुत सारे कैरेक्टर्स को लेकर, यानी सेल वॉल, पिगमेंट, रिजर्व फूड मटेरियल, इन सब को, फ्लैजिला, इन सब को लेकर के ये 11 पार्ट में एल्गी को बांट दिया। तो 11 पार्ट में, जिसमें कि क्लोरोमिक्सोफाइसी भी थी, यानी जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, और बहुत सी और एल्गी थी जो उस समय माइक्रोस्कोप के यूज की वजह से जानी जा रही। तो फ्रिश ने 11 ग्रुप्स में डिवाइड किया, और आप, अब चूंकि मैंने उसे रब कर दिया है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, लेकिन वहां आप देखेंगे कि उनकी सारी एंडिंग फाइसी में थी। तो चूंकि फाइसी में थी तो उन्होंने सारे ग्रुप्स का जो रैंक डिसाइड किया था वो क्या था? क्लास। यहां इसके बाद GM स्मिथ आए 1955 में, इन्होंने 7 ग्रुप्स बनाए, लेकिन उसका रैंक बढ़ा करके डिवीजन कर दिया, फाइटा हो गया सब में, फाइटा। तो क्लोरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा,
पायरोफाइटा, पायरोफाइटा में वही है जिसे हम फायर एल्गी भी बोलते हैं। आजकल आप न्यूज देख रहे होंगे तो उसमें दिखाया जा रहा है कि समुद्र में नीले रंग की लाइट दिखाई दे रही रात में, तो वो किसकी वजह से है? दिस पायरोफाइटा की वजह से। क्राइसोफाइटा वही जिसमें डायटम्स वगैरह आते हैं। फ्यो, साइनो एंड रोडो। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ किसी फाइलोजेनेटिक सिस्टम को फॉलो नहीं किया गया है, यानी फ्योफाइसी मोस्ट एडवांस फैमिली है लेकिन उसे बीच में रखा है, और साइनोफाइसी जो मोस्ट प्रिमिटिव है उसे बाद में रखा। तो यहां पे भी आप देख रहे हैं कि इसमें फाइसी लगा हुआ है और बाकी सब में फाइटा है। तो इसलिए इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर ने कहा कि भाई आप थोड़ा सा डिसिप्लिन शो कीजिए, और जो भी क्लासिफिकेशन में जो रैंक है जिसे हम टैक्सॉन बोलते हैं, टैक्सॉन क्या है? किसी भी रैंक को हम टैक्सॉन बोलते हैं, टैक्सोनॉमी से ही निकला है। उसमें उन्होंने कहा कि डिवीजन अगर आप लिखेंगे तो दैट मस्ट बी एंड विद फाइटा। सब डिवीजन किससे एंड होगा? फाइटिना। क्लास किससे एंड होगी? फाइसी। और ऑर्डर किससे एंड होगा? एल्स। सब ऑर्डर आइनेल्स। फैमिली एसी। सब फैमिली ऑइडी। एंड द जीनस विल बी मेड बाय ग्रीक वर्ड एंड द स्पीशीज विल बी मेड बाय लैटिन वर्ड। तो ये जो है सिस्टम फॉलो किए जाने के लिए नियम बना दिए गए कि अब से जो भी क्लासिफिकेशन होगा वो किंगडम से स्टार्ट और डिवीजन से स्टार्ट होगा और इसी तरीके से आगे चलेगा। तो इस प्रकार बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने अलग अलग क्लासिफिकेशन देने शुरू किए, लेकिन चूंकि कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई, तो लोगों ने ये सब कहा कि बजाय एक एक साइंटिस्ट अपना अलग अलग क्लासिफिकेशन दे, क्यों ना हम एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट बना लें। तो ऐसा एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन में भी हो चुका है, इसलिए वहां पर अब किसी साइंटिस्ट के नाम से कोई क्लासिफिकेशन नहीं आता है। और यहां पर भी ग्रुप ऑफ एल्गोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने ये माना कि हम इसे जितने भी ग्रुप हैं यानी एल्गी हटा देते हैं, लेकिन हम इसको अब सबको डिवीजन लेवल पे ले जाते हैं। तो डिवीजन लेवल पे ले जाकर के उन्होंने इस तरीके से 11 ग्रुप बनाए। पहला था साइनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, कैरोफाइटा, यूक्लिडोफाइटा, पायरोफाइटा, ज़ैंथोफाइटा, क्राइसोफाइटा, क्रिप्टोफाइटा, फ्योफाइटा एंड लास्टली रोडोफाइटा। तो ये जो ग्रुप है 6 इधर और 7 इधर, ये ही अब बिल्कुल कंसेंसस है कि हाँ यही ग्रुप जो है हम एल्गी में मानेंगे। तो जो हमारे यूनिवर्सिटीज का, कॉलेजेस का क्यूरिकुलम है उसमें इन्हीं ग्रुप्स के अंदर पढ़ाई होती है, और बाकी और ग्रुप्स जो बहुत सारे और हैं उसमें जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वो उनका थोड़ा रेफरेंस लेती हैं।
लेकिन बाकी सब इसी में होता है। जैसे बहुत सारी है, अब हम यहाँ उसको डिस्क्राइब में करें, जैसे प्रेसनोफाइसी है, हेप्टोपाइसी है, मीजोस्टिग्मेटोफाइसी, देयर आर सो मेनी। वो आपके एम्बिट से बाहर है, इसलिए आप इसे 11 ये याद करें कि ये जो 11 डिवीजन बनाए गए, इसी में बाकी और डिवीजन है। इसका डिटेल यहां मैं नहीं देना चाह रहा हूं। जैसे इसमें 7 ऑर्डर्स हैं, इसमें जो है 9 ऑर्डर्स हैं, इसमें जो है एक ही ऑर्डर है, एक ही क्लास है, इसमें भी एक ही क्लास है। तो ये आप डिटेल किताबों से ही पढ़िए, इस ब्लैक बोर्ड से पूरा नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा हिस्ट्री आप देख लीजिएगा, अगर कोई बड़ा सवाल आता है कि डिस्क्राइब दी क्लास मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, तो उसमें आप थोड़ा सा हिस्ट्री दे सकते हैं। अब यहां पर क्या है कि इस क्लासिफिकेशन खत्म हो गया है। मैं थोड़ा सा ध्यान आपको अपडेटेड नॉलेज के लिए मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूं, जो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उससे डरिएगा नहीं। देखिए क्या है कि हमने विटाकर का 5 टायर सिस्टम पढ़ा हुआ है, जिसमें है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये विटाकर ने 5 टायर सिस्टम दिया था, जिसमें मोनेरा में उन्होंने सारे के सारे प्रोकैरियोट्स रख दिए थे, और प्रोटिस्टा में सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स रख दिए थे। फंजाई एक अलग ग्रुप है, और प्लांटी वो जितने ग्रीन प्लांट्स प्लस एल्गी, सारे के सारे प्लांटीन है। तो इस ग्रुप को भी हमने बहुत दिन तक फॉलो किया। ये ग्रुप सिर्फ ब्रॉडर बेस पर क्लासिफाई किया हुआ है, जैसे टाइप ऑफ सेल है। जैसे यहाँ प्रोकैरियोट है, ये केवल यूनिसेलुलर है, ये सारे के सारे हेटेरोट्रॉफिक प्लांट है, और ये प्लांटी वो है जो ऑल द ऑर्गेनिज्म विच पजेस अ सेल वॉल एंड ऑफ कोर्स दे आर मल्टी सेलुलर। अगर यूनिसेलुलर होंगे तो प्रोटिस्टा में रख दिए जाएंगे। और एनिमल वो है जो ऑल द सेल्स विच डोंट पजेस the rigid cell wall, although they possess a cell wall, but that cell wall is not rigid. तो क्या हुआ कि कैवेलियर एंड स्मिथ, ध्यान दीजिएगा, कैवेलियर एंड स्मिथ ने 1981 में अपना रिसर्च स्टार्ट करी। और किस पर स्टार्ट किया, बेस क्या रखा उन्होंने, स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड्स। उन्होंने कहा कि हम प्लास्टिड्स का ही डेवलपमेंट और इवोल्यूशन जो है फॉलो करेंगे। और दे फाउंड दैट कि हम पहले से जानते हैं कि जो प्लास्टिड है उसकी ओरिजिन को हम, यानी यूकैरियोटिक सेल कैसे बनी, उसके लिए हम एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी को मान लेते हैं। कंसेंसस है कि हो सकता है कि कोई एक हेटेरोट्रॉफिक सेल रही हो, जिसमें कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी को उसने इंटरनली इनगल्फ कर दिया हो। और ब्लू ग्रीन एल्गी आप जानते हैं कि वो ऑक्सीजन इवॉल्व करती है पानी से, यानी फोटोसिंथेसिस करती है। और वही ब्लू ग्रीन एल्गी एज ए क्लोरोप्लास्ट के रूप में उस हेटेरोट्रॉफिक सेल में इनक्लोज्ड हो गई, और फिर उसी से यूकैरियोट्स बने। उन्होंने कहा कि हाँ ये सेरी सही है। तो प्लास्टिड्स 2 प्रकार के उनको दिखाई दी। एक प्लास्टिड जिसके चारों तरफ
डबल मेम्ब्रेन थी, और एक प्लास्टिड और जो मिलता है एल्गी में ही मिलता है, उसमें 4 मेम्ब्रेन थी, यानी 4 मेम्ब्रेन सराउंड द क्लोरोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर। वो 4 मेम्ब्रेन क्या थी? पहली 2 मेम्ब्रेन तो यही वाली थी, और जो बाद की 2 मेम्ब्रेन थी वो न्यूक्लियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी। यानी वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक चक्कर, चूंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खोखली होती है तो वो 2 लेयर बना ली, और वो जाके न्यूक्लियस से के मेम्ब्रेन से जुड़ जाती है। तो ऐसा 2 ग्रुप उनको दिखाई दिया प्लास्टिड्स का। तो उन्होंने कहा कि हम प्रोटिस्टा, जो प्रोटिस्ट हैं, उनमें भी ये मिल रहा है, और जो प्लांटी हैं उनमें भी मिल रहा है। तो उन्होंने 2 ग्रुप किए। यहां एक और कैरेक्टर उन्होंने लिया कि यहां पर क्लोरोफिल ए के साथ बी भी है, यहां क्लोरोफिल ए के साथ सी है, जो कौन से हैं? जिनमें 4 मेम्ब्रेन है। और ये जो क्लोरोफिल ए के साथ बी है, इसके साथ बाइली प्रोटीन्स भी हैं, यानी फाइकोबिलिसोम का एक ग्रुप है, एक है क्लोरोफिल ए के साथ सी का ग्रुप। तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने इसमें करी, नंबर 1 तो मेम्ब्रेन थी, नंबर 2 पिगमेंट थी, नंबर 3 थी कि जो भी स्टार्च बन रहा था दैट वाज स्टोर्ड इनसाइड क्लोरोप्लास्ट, इनसाइड प्लास्टिड। और यहां जो था वो जो रिजर्व फूड मटेरियल था वो आउटसाइड प्लास्टिड स्टोर हो रहा था। तो जो पायरिनॉइड है वो यहां पर एक्स क्लोरोप्लास्टिडिक टाइप का ब्राउन एल्गी में मिलता है, अगर आप क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखें। तो ये जो 3 कैरेक्टरिस्टिक आए, इसके आधार पर इन्होंने कहा कि हम प्लांटी वाला जो प्लांटी प्रोटिस्टा है इसको ना मानकर अब हम एक नया ग्रुप बनाएंगे, और एक ग्रुप को कहेंगे आर्की प्लास्टिडा, जिसमें 2 मेम्ब्रेन है, इनसाइड क्लोरोप्लास्ट स्टार्च एक्यूमुलेट हो रहा है, और फाइकोबिलिसोम भी है। यहां उन्होंने इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई किया। वो ये किया कि ये जो प्लास्टिड है, जो कि एंडोसिम्बियॉन्ट की तरीके से जनरेट हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है, वो कहां से आया है? वो आया है साइनोफाइसियन सेल से आया है। तो आर्कीप्लास्टिडा कंसिस्ट ऑफ दोज ऑर्गेनिज्म विच possess chloroplast which originated directly from the endosymbionts which are from साइनोफाइसियन ग्रुप। तो साइनोफाइसियन सेल अगर एंडोसिम्बियोसिस के रूप में, एंडोसिम्बियॉन्ट के रूप में आ रही है और वो जो क्लोरोप्लास्ट बना रही है, तो वो ग्रुप आर्कीप्लास्टिडा है। दूसरा उन्होंने क्रोमिस्टा ग्रुप बनाया। क्रोमिस्टा ग्रुप में वो सारे के सारे हैं जिसमें प्लास्टिड कहां से आ रहा है? साइनोफाइसी के बजाय वो कहां से आ रहा है? रेड एल्गी से। यानी यहां पर जो एंडोसिम्बियॉन्ट आया वो साइनोफाइसियन सेल ना होकर के रेड एल्गल सेल था। तो चूंकि रेड एल्गल सेल था इसलिए उसके चारों तरफ 4 मेम्ब्रेन हो गई, और 4 मेम्ब्रेन हो गई, और उसमें मॉडिफिकेशन के बाद क्लोरोफिल ए के बाद
सी आ गया। हालांकि ये बना तो रेड एल्गी से है, लेकिन रेड एल्गी बिलोंग्स टू दिस ग्रुप। क्यों बिलोंग्स टू दिस ग्रुप? बिकॉज इट पोजेस फाइकोबिलिसोम्स या फाइकोएरिथ्रिन फाइकोसाइनिन। तो रेड एल्गी आती तो इसमें है, लेकिन रेड एल्गी ने जब सेकेंडरी इंडोसिम्बियोसिस हुई, ये प्राइमरी इंडोसिम्बियोसिस है, यानी कि सबसे पहले जो हुई थी वो साइनोफाइसिस से हुई। जब सेकेंडरी इंडोसिम्बियॉन बना तो वो रेड एल्गी से बना, तो वो क्रोमिस्टा ग्रुप बना दिया वो। तो बेसिकली उन्होंने प्लास्टिड के आधार पर ग्रुप्स बनाए। कैवेलियर स्मिथ ने इसे कैसे बाद में दिया? 2005 में फिर से। 1981 में तो उन्होंने दिया था कि हाँ हम ऐसा चाहते हैं, लेकिन ये जो ग्रुप बनाया वो क्या था? 2005 में। जैसे आर्कीप्लास्टिडा, राइजेरिया, क्रोमिस्टा, ये ग्रुप उन्होंने बनाए। और भी एक आध हैं, लेकिन वो उससे कोई मतलब नहीं है। आर्कीप्लास्टिडा में उन्होंने 3 ग्रुप और बनाए। एक बनाया प्लांटी का, एक बनाया प्लांटी का, दूसरा बनाया रोडोफाइटा का, तीसरा बनाया ग्लॉकोफाइटा का। राइजेरिया नॉन फोटोसिंथेटिक ग्रुप है, इसलिए उसको हम यहां डिस्क्राइब नहीं करेंगे। क्रोमिस्टा में उन्होंने बनाया नंबर 1 हेट्रोकॉन्टा। हेट्रोकॉन्टा मीन्स वो अभी बता देते हैं। हेट्रोकॉन्टा क्रिप्टोफाइटा, हेप्टोफाइटा एंड डिनोफ्लैजिलोफाइटा। तो इस प्रकार से इसमें ये ग्रुप बने, हेट्रोकॉन्टा, क्रिप्टोफाइटा। और क्रोमिस्टा में कुछ एल्वियोलेटा टाइप के भी ग्रुप बने। क्योंकि देखिए होता क्या है, जब बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप आ गए तो जो यूनिसेलर, जिन्हें हम सिंपल प्रोटिस्ट मान रहे थे, उसमें भी बहुत वेरिएशन मिला। और जब उसके प्लास्टिड्स को देखा गया और उसमें ये देखा गया कि ये जो क्रोमिस्टा है इसमें रेड एल्गल जीन बहुत सारे हैं प्लास्टिड में, तो पता चल गया कि हाँ ये एक मोनोफाइलेटिक ग्रुप बन सकता है। जैसे आर्कीप्लास्टिडा भी उन्होंने कहा कि ये क्लेड है और ये शायद एक ही बार पैदा हुआ है और फिर इससे बहुत सारे बने। तो प्लांटी में उन्होंने क्या रखा? क्लोरोफाइटा एंड कैरोफाइटा। ये इसलिए बता रहा हूं कि ये आपके मतलब का रखा, तो उन्होंने और भी है, प्रोमिजोस्टिग्मेटोफाइटा और तमाम और बहुत सारे, प्रेजनोफाइटा, ये सब है। लेकिन आपके मतलब का यानी क्लोरोफाइटा और कैरोफाइटा किसमें आ गया? प्लांटी में आ गया। रोडोफाइटा अपना अलग ही है। ग्लॉकोफाइटा एक नया ग्रुप बनाया उन्होंने। ये वो यूनिसेल हैं जिनमें प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट की जो 2 मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर भी एक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है।
पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, यानी इस तरीके से अगर दो मेम्ब्रेन है तो यहां पर पेप्टिडोग्लाइकन की भी लेयर है जो ये शो कर रही है कि ये जो प्लास्टिड आया है इसमें इट इज ऑफ साइनोफाइसियन ओरिजिन। तो इसने इस बात को कंफर्म किया कि ये वो हैं ग्लाइकोफाइट्स हैं जिनमें भले ही वो बहुत पुराने जमाने में थे प्रोटेरोजोइक में, लेकिन अब वो अगर 15 स्पीशीज इनकी अभी मिली है तो ये है कि हाँ वो इनके रिश्तेदार तो हैं, भले वो बहुत ज्यादा इवॉल्व न हो पाए। और बाकी और भी कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे इनमें सेंट्रियोल नहीं मिलता है, इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनमें सारे फ्लैट क्रिस्टी मिलते हैं, बाकी वहां पर फिलीफॉर्म मिले। तो ग्लाइकोफाइट एक नया बने, तो रोडोफाइट और क्लोरो और कैरो सब एक ही साथ थे। क्रोमिस्टा में हेट्रोकॉन्ट आप जानते हैं, अभी हमने पिछले बताया था फ्लैजिला में कि डिसिमिलर टाइप ऑफ फ्लैजिला। तो हेट्रोकॉन्ट में वो सारे के सारे हैं जो डिसिमिलर टाइप ऑफ फ्लैजिला रखते हैं। तो इसको मैं मिटा नहीं रहा हूं, इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं। तो इसमें क्या आ गए, बेसिलेरियोफाइसी आ गया, इसमें ज़ैंथोफाइसी आ गया, इसमें फियोफाइसी भी आ गया, और बाकी जो क्राइसोफाइटा है और क्रिप्टो वो सारे भी आ गए। तो अब हमारे पास जो पढ़ने वाले वो क्या है, क्लोरोफाइटा, कैरोफाइटा, बेसिलेरियोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी, फियोफाइसी। तो फियोफाइसी और ये सब किसमें है, हेट्रोकॉन्ट में है, कि वो ग्रुप्स जिनमें क्लोरोफिल ए के साथ सी है, ए के साथ सी है, प्लस उसमें जो क्लोरोप्लास्ट है उसके या क्रोमेटोफोर है उसके चारों तरफ 4 मेम्ब्रेन है, प्लस उनका जो फ्लैजिला है वो डिसिमिलर टाइप का है। भले वो एक ही जैसा भी हो सकता है कि दोनों विप्लैश हो, लेकिन एक छोटा होगा तो एक बड़ा होगा। तो हेट्रोकॉन्ट का ग्रुप है। फिर क्रिप्टोफाइटा, हेप्टोफाइटा वो सारे हैं। जैसे हेप्टोफाइटा हो सकता है कभी पूछ ले कोई वैसे ही, तो जैसे अगर उसमें 2 इस तरीके से फ्लैजिला निकले तो बीच में एक स्पेशल स्ट्रक्चर निकलता है जिसे हम हेप्टोफाइटा में देखते हैं। ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, दोनों फ्लैजिला के बीच में निकलता है, इसी की वजह से ये हेप्टोफाइटा अलग बना है। और क्रिप्टोफाइटा वो है जो जिनके ऊपर वो पाए जाते हैं स्केल्स। तो ये सारे के सारे यूनिसेलुलर है, ठीक है। डायनोफ्लैजिलेट्स ऐसे हैं जिनमें कि एक ग्रूव मिलती है हमेशा सेल में, इस तरीके से होगा और ये ग्रूव होगा, और ग्रूव में से ग्रूव के किनारे पर 2 फ्लैजिला निकले होंगे, और ग्रूव में एक स्ट्रक्चर पैकेट सा बना होता है यहां पर, जिसको बोलते हैं, जिसमें से इजेक्टासोम, यानी अगर इन्हें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया जाए तो ये यहां तेजी से प्रोपेल कोई चीज निकालते हैं इसमें से, जिससे प्रोपेल होकर उससे दूर भाग जाए। तो ये डायनोफ्लैजिलेट्स हो गए। और क्रिप्टोफाइटा है जिनके ऊपर कैल्केरियस स्केल्स पाए जाते हैं, कोकोलिथ इसका एग्जाम्पल है। तो कैल्केरियस स्केल, लेकिन कुल मिलाकर के ये था कि आर्की प्लास्टिडा और क्रोमिस्टा बनाया उन्होंने किस पर, ड्यू टू दी फाइलोजेनिक ग्रोथ ऑफ प्लास्टिड्स। उनका रंग से कोई मतलब नहीं था, उन्होंने कहा हम तो ये देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट में कैसा विकास हुआ है। तो दे फाउंड दैट कि क्लोरोप्लास्ट में एक बार क्लोरोप्लास्ट साइनोफाइसियन सेल के दूसरे सेल के अंदर ट्रैप हो जाने की वजह से बना, और एक बार क्लोरोप्लास्ट किसी रेड एल्गी के सेल के दूसरे अंदर ट्रैप हो जाने की वजह से बना। तो ये बिल्कुल रीसेंट नॉलेज है, तो आपको आर्की प्लास्टिडा मिल जाएगा। ये बिल्कुल रीसेंट क्लासिफिकेशन है विच इज बेस्ड ऑन दी प्लास्टिड्स। तो इसको आप थोड़ा सा
हमारे इस लेक्चर को दे के थोड़ा सा समझ लीजिए, जिससे आपको कभी बाद में कोई ऐसा रेफरेंस आए, कोई आपके सामने बोले तो आपको लगे कि हाँ हमने इसे कहीं पढ़ा है और हम इस बात को जानते हैं। ऐसा ना लगे कि साहब ये तो बिल्कुल हमने कभी सुना ही नहीं और ये 2005 में ही हो गया था, हम तो 2020 में, हमें अभी तक किसी ने बताया नहीं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू एल्गी। और मैं एक बार आपको फिर कह रहा हूं कि आप चाहें तो मुझे कांटेक्ट करके ऑन डिमांड लेक्चर्स क्रिएट करवा सकते हैं। आप अपने टॉपिक्स मुझे भेज सकते हैं, किसी भी पूरे बॉटनी में से कहीं भी, चाहे वो अप्लाइड हो चाहे वो प्योर हो, कोई एल्गी नहीं, फंजाई, बायोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स। अभी मुझ पर एक जो है ऑनलाइन डिमांड में लेक्चर में एक आया है कि सर आप जीन कॉन्सेप्ट पे बता दीजिए, तो मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो जेनेटिक्स पर होगा। यहाँ अभी मैं इसे रोक रहा हूँ क्योंकि इसके बाद अगर हम इसे पढ़ाते हैं तो इंडिविजुअल क्लास पढ़ाएंगे और उनकी लाइफ साइकिल पढ़ाएंगे, जो कि प्योरली बीएससी लेवल की है। तो वो भी आप, अगर उसमें भी आप कहते हैं कि नहीं साहब इसकी लाइफ साइकिल पढ़ा दीजिए, जैसे पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल कॉम्प्लिकेटेड है, तो अगर ऐसे कहेंगे तो भी हम पढ़ा देंगे। अब मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे मैं पढ़ाता रहूं और आप मुझे रिक्वेस्ट करें। थैंक यू।